अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलते हैं सॉल्यूशन के आखिरी टॉपिक पे जो कि है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटा क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट की बेटा वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं उसे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के अमाउंट पे, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करे वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे, यानी उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, उसमें इम्प्योरिटी डालोगे, तो वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। रॉल्ड्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब एक बात तय है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है ना। जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप डालोगे उतनी ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी। रॉल्ड्स लॉ यही कहता था। और जितनी वेपर प्रेशर में कमी आएगी बेटा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में उतनी एलिवेशन आ जाएगी और फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी डिप्रेशन आ जाएगी, उतनी कमी आ जाएगी। तो 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो वैसे ही आपके जहन में आ गई होंगी। एक और चौथी भी होती है, तो चारों के पहले नाम लिख देता हूँ, फिर इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली हो गई आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में कमी आना इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। अब वेपर प्रेशर में कमी आएगी बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर में कमी आती है सॉल्यूशन के तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और आखिरी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। जितना सॉल्यूट होगा उतना इन प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन तीनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। मतलब क्यों होता है ये? वेपर प्रेशर में इम्प्योरिटी डालने पे कमी आती है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इम्प्योरिटी डालने से वेपर प्रेशर में कमी क्यों आती है इसको बेटा बात करते हैं। जैसे आप देखो, आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये मान लो आपका प्योर सॉल्वेंट। अब आप इसमें देखो बेटा, आपको सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। मिसाल है 4 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें ज़्यादा वेपर बनेंगे। अगर आप इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी डाल देते हो, जैसे ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल हैं, आप इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी डाल देते हो, जैसे ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल है ये मान लो इम्प्योरिटी के हैं। ये प्योर सॉल्वेंट था आपका, ये आपका इम्प्योर सॉल्वेंट है, ये यूँ कह लो सॉल्यूशन है। अब देखो बेटा, इसमें इसके तो वेपर बनेंगे मगर ये आपकी इम्प्योरिटी है ये नॉन वॉलेटाइल है। जैसे मैंने कहा पानी में नमक आपने डाल दिया, पानी में आपने चीनी डाल दी, तो अब जाहिर सी बात है चीनी का और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, चीनी का और नमक का बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे या देर में बनेंगे, मुश्किल से बनेंगे। तो वहाँ पे देखो बेटा कितने वेपर्स बन रहे थे। एक मिसाल है 4 मॉलिक्यूल है, चारों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल तो है मगर 2 नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी के हैं। नॉन वॉलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसके वेपर्स नहीं बन पाएंगे या मुश्किल से बनेंगे, सिर्फ इसी के वेपर्स बनेंगे। तो उसका मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ गई। तो एक सिंपल सी बात बेटा याद रखो, पूरा रॉल्ड्स लॉ हमने इस पर पढ़ा कि इम्प्योरिटी डालने से, सॉल्यूट डालने से जब आपका सॉल्यूशन तैयार होगा तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में हमेशा कम होता है।
नॉर्मल पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नमक वाले पानी का या चीनी वाले पानी का वेपर प्रेशर आपका हमेशा कम होगा। ठीक है, अब अगर वेपर प्रेशर में बेटा कमी आ गई तो एक बात तय है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों बेटा? मिसाल के तौर पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा वेपर्स किसके होते हैं? गैस होते ही, मतलब वो होती गैस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर गैस का होता है, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। यानी अगर मैं इसको वो करूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं इनके वेपर प्रेशर बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा जो बेटा वेपर प्रेशर होगा वो गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है और फिर जो है वो सॉलिड का होता है। ऐसा ही होता है। अब अगर आप कोई इम्प्योरिटी डाल देते हो बेटा, तो अभी हमने पढ़ा इम्प्योरिटी डालने से वेपर प्रेशर जो है, मतलब जो लिक्विड यानी आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो अब मिसाल है, लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो इतना नहीं होगा, इतना होगा। ठीक है, तो अब खुद सोचो, गैस में से डिफरेंस बढ़ गया तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना आसान है, उसमें डिफरेंस देखो कम है, इतना डिफरेंस है। सॉल्यूशन को गैस में कन्वर्ट करना, यानी लिक्विड में अगर आपने इम्प्योरिटी मिला दी, सॉल्यूट डाल दिया, तो अब उसको गैस में कन्वर्ट करना, बॉईल करना मुश्किल है। नॉर्मल पानी जल्दी बॉईल होगा, नमक वाला पानी, चीनी वाला पानी देर में बॉईल होगा। लेकिन ये देखो बेटा, ये सॉलिड के तो करीब आ गया ना, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सही है, जैसे नॉर्मल पानी आपका 0 पे फ्रीज होता है, नमक वाला पानी 0 पे फ्रीज नहीं होगा। एक मिसाल है -3, -4, -6, इतने पे जाके फ्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा इम्प्योरिटी डालने से यानी सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है, बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। तो ये 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारे कोर्स में शामिल है वो तो आपको सिंपल से समझ में आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए बेटा आपको पहले तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझना होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। देखो, नॉर्मली पानी या कोई भी चीज़ हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है ना। तो एक मिसाल है, एक तरफ आपके पास इम्प्योर पानी है, यानी जिसमें मिनरल्स, नमक वगैरह मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, और दूसरी तरफ आपका साफ़ पानी है। तो अब मुझे खुद बताओ कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी कहाँ जाएंगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है कि मिनरल्स का, सॉल्यूट का, इम्प्योरिटीज़ का, नमकियात का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। सही है, यानी समंदर का पानी एक तरफ पड़ा है और एक तरफ पीने का पानी पड़ा है, तो क्या होगा? समंदर के पानी में जो नमक वगैरह है वो आपका पीने के पानी में चला जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा प्रोसेस नहीं है, हम नहीं चाहते ये हो, क्योंकि पीने का पानी वैसे ही कम है, उल्टा और अगर इससे समंदर से भी नमक इसमें आ रहा है तो ये पानी भी बेकार हो रहा है, वो तो है ही बेकार, ये भी बेकार हो रहा है। हम चाहते हैं प्रोसेस ना हो, तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सही है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर हम लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है पाई से। अच्छा, अगर ऑस्मोसिस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई कर दो तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी आपके साफ पानी में, यानी कम इम्प्योरिटीज़ वाले पानी में अगर जो कोई इम्प्योरिटीज़ है ना, तो वो मतलब एक तरफ मैंने कहा ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ वाला पानी, एक तरफ कम इम्प्योरिटीज़ वाला पानी है, तो कम इम्प्योरिटीज़ वाला जो पानी है उसमें से जो नमक वगैरह वो सारा आपका जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। आपके घर में जो पानी आता है आरओ प्लांट से, तो आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस तो होती है। उसमें यही होता है कि वो जैसे मिसाल है, बोरिंग का पानी पकड़ा उन्होंने या लाइन का पानी पकड़ा, अब जाहिर है उसको डायरेक्ट आप नहीं पी सकते, उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह थोड़ी सी शामिल है, आप चाहते हो उसको मज़ीद साफ़ करना, तो आप उसकी रिवर्स ऑस्मोसिस कराओगे। यानी उसमें से भी जो इम्प्योरिटीज़ है वो आप
एक मेम्ब्रेन लगा देते हो तो वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर जाती हैं। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जहाँ पे होती हैं वो आपकी कम वाली की तरफ आएंगी, तो वो और उल्टा आपका ख़राब हो रहा है। तो आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस लगा के उसको स्टॉप कर दिया, उससे भी ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो उल्टा काम शुरू हो जाएगा ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आपके फिल्टर प्लांट्स लगे होते हैं उसमें यही प्रोसेस हो रहा होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा काम हो रहा होता है, तो उससे आपका पानी साफ हो रहा होता है। तो अब खुद सोचो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई? अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी सॉल्यूशन में तो वो तेज़ी के साथ आप किस तरफ आ रही होंगी, इम्प्योर पानी की तरफ, प्योर पानी की तरफ आ रही होंगी, या कम इम्प्योरिटीज़ वाले पानी की तरफ आ रही होंगी। तो अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमारे कोर्स के हिसाब से बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शामिल हैं। वेपर प्रेशर का कम होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं वो भी बेटा सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अगर आपके सॉल्वेंट में, आपके पानी में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं तो प्रोसेस फास्ट हो रहा होगा, तेज़ी से हो रहा होगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए प्रेशर भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये बेटा सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स थे जो कि सिंध बोर्ड के सिलेबस में नहीं थे, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे जब हम सॉल्यूशन पढ़ के डिस्कस नहीं किया था, मगर यहाँ हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस जो है वो कर लिया। तो इसी के साथ सॉल्यूशन का जो चैप्टर हमारा अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।